अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और उनमें से हम उन टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी इंडिवियर या प्रोजेक्ट इज अ वन टाइम टास्क। वन टाइम टास्क होता है और क्या होता है प्रोजेक्ट में, एंड इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटी। और जो प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। एंड इट हैज ओन टाइम एंड कॉस्ट पैरामीटर। इसके अपने ही टाइम और कॉस्ट के पैरामीटर होते हैं, कंस्ट्रेंट होते हैं, जिनके बीच इसको क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। जैसे डैम बनाने, एग्जांपल के फॉर्म में ले डैम बनाने का प्रोजेक्ट, किसी बिल्डिंग को बनाने का प्रोजेक्ट, कोई ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट, ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल हैं। और जो प्रोजेक्ट है और हर एक डैम, हर एक ब्रिज अपने में यूनिक होता है। और हम बात करें अगर और इसको अपना एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम और कॉस्ट होती है जिसके अंदर इसको क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो ये तो रही बात प्रोजेक्ट की। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट। क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो भी हमें प्रोजेक्ट करना होता है उसमें जो भी हम उसको मैनेज करने के लिए जो भी टेक्निक यूज करते हैं और उन टेक्निक्स के थ्रू जब हम उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात रही, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अब देखते हैं टेक्निक कौन कौन सी, जो मेजर टेक्निक जो यूज होती हैं। पहली जो यूज होती है वो होती है सीपीएम, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। दूसरी जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं पर्ट। इसका फुल फॉर्म कहें तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या कहेंगे, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये दो टेक्निक हैं जो यूज की जाती हैं किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पर्ट के बारे में। किसके बारे में आज देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पर्ट, जो हमारी टेक्निक है वो कैसे किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई होती है, उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, उससे क्या क्या फाइंड करते हैं। आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में तो बच्चों ये एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये एक पावर प्रोजेक्ट का, ये एक पावर प्रोजेक्ट है और एक पावर प्रोजेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन बता रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पावर प्रोजेक्ट है, उसमें इतनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। और इसमें उन्होंने 3 तरह के टाइम दिए। 3 तरह के टाइम कौन कौन से, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया गया है, एक मोस्ट लाइकली दिया गया है, एक पेसिमिस्टिक टाइम दिया गया है। इन्होंने 3 तरीके के टाइम ये टाइम बताते हैं। जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात करें तो कोई भी मान लीजिए एक एक्टिविटी है जो 1 से 2 दो इवेंट को कंसिस्ट करके एक एक्टिविटी बनती है। वो एक्टिविटी अगर ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात करें तो सबसे कम यानी आशावादी, यानी सबसे कम जो टाइम है, सबसे कम टाइम में कंप्लीट होती है। अगर सभी चीजें परफेक्ट रहती हैं तो ये एक्टिविटी 6 दिन में कंप्लीट हो जाती है, 6 डेज में। ये एक्टिविटी ये डेज में दिया गया है, 6 डेज में कंप्लीट हो जाती है।
और मोस्ट लाइकली बताता है ये ऑन एन एवरेज, मतलब कुछ चीजें अच्छी रहे कुछ चीजें खराब है, तब ये हमारी ऑन एन एवरेज कब आ जाती है, 9 डेज में पूरी होती है। बट अगर हर एक चीज, जितनी भी चीजें उस एक्टिविटीज में होती हैं वो सभी हमारे अनफेवर में हो, मतलब वो सभी हमारे फेवर में ना हो, वो अनफेवरेबल हो, तो क्या होता है, तब हमें 18 दिन लग जाते हैं उस एक्टिविटी को पूरा करने में, यानी ये पेसिमिस्टिक टाइम हो गया। अब ये हमारे टाइम दिए गए हैं 6, 9, 18 इस तरह से। और फिर हमसे पूछा जा रहा, बताइए ड्रॉ अ पर डायग्राम एंड मार्क द क्रिटिकल पाथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि आप एक पर डायग्राम बनाइए या नेटवर्क डायग्राम बनाइए और उसमें आप क्रिटिकल पाथ को मार्क करिए। फिर दूसरी चीज ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 32 वीक। हमको ये भी बताना है कि हमको प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है कि प्रोजेक्ट जो है हमारा वो 32 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको ये दो चीजें बतानी है। तो अब हमको ये क्या करना होगा, सबसे पहले हम बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम। समझिए बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैसे निकालेंगे, हमको करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, हम इसको मान लीजिए हम ऑप्टिमिस्टिक को T1 मार्क कर दे रहे हैं, मोस्ट लाइकली को T2 और पेसिमिस्टिक को T3 नाम दे रहे हैं। हमने ये 3 नाम दे दिए। तो बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका होता है T1 प्लस 4T2 प्लस T3 अपॉन 6। T1 देखिए, एक हम कैलकुलेट करके ये बता रहे हैं पहले वाला का, एक्टिविटी 1 से 2 का। एक्टिविटी 1 से 2 का अगर हम कैलकुलेट करें तो T1 में यानी 6 प्लस 4T2 यानी 4 इंटू 9, 4T2 है, प्लस T3 कितना 18 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 36 प्लस 18 24 ये 60 आ जाएगा आपका, 60 अपॉन 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10। कितना आएगा, अगर हम एक्टिविटी देखिए हमने किसका कैलकुलेट किया है अभी, एक्टिविटी 1 से 2 का कैलकुलेट किया है। और ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है वो है बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम। हमने T1 प्लस 4T2 प्लस T3 अपॉन 6 किया तो हमको 10 मिला। ये चीज क्लियर हुई आपको। सेम इसी तरह हम आगे जितनी भी एक्टिविटीज है 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, इन सारी एक्टिविटीज का हम बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कितना कितना आएगा, आप कैलकुलेट करिएगा। इसका आपका 9 आएगा, इसका 9 आएगा, 7, 8, 5, 11। मैं एक बार और फिर आप लोगों को बता दूं, जैसे हमको 1 से 3 का कैलकुलेट करना है, तो 1 से 3 का कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, T1 देखिए T1 क्या है इसमें 5 प्लस 4T2 यानी 8 इंटू 4 प्लस पेसिमिस्टिक यानी हमारा कितना होगा 17 अपॉन 6। इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 प्लस 32 प्लस 17। इसको ऐड करेंगे 7 दूनों पर, फिफ्टी 54 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 9। ये आपका कितना आएगा 54। तो इसी तरह हमने क्या किया, इसी तरह से हमने सारे का क्या बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया। अब बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका आपका होगा T3 माइनस T1 अपॉन
6 का होल स्क्वायर क्या होगा, T3 माइनस T1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? कैसे करें, देखिए कैसे होगा, कैसे आएगा। T3 क्या है हमारा 18 माइनस T1 ये 6 करते हैं। T3 हमारा 18 माइनस 6 अपॉन 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 12 अपॉन 6 हमारा कितना हो गया ये का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया बच्चा 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्या आएगी 4। फिर से एक बार समझा दे, T3 क्या है 18 है, 18 माइनस 6 किया कितना आएगा 12 आएगा। 12 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हमारा अगर हम बात करें वेरिएंस की एक्टिविटी 1 से 2 में तो वेरिएंस कितना आ सकता है, वेरिएंस आपका आएगा 4। वेरिएंस कितना आएगा आपका 4। वेरिएंस देखिए वेरिएंस क्या होता है, वेरिएशन मतलब हम कितना वेरी कर रहे हैं, हम अपने जो टारगेट्स हैं उनसे कितना वेरी कर रहे हैं। तो वेरिएंस हम इतना वेरी कर सकते हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक से पेसिमिस्टिक के बीच हम वेरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सिचुएशन होगी तो 6 घंटे में हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब वर्स्ट सिचुएशन होगी तो हमारा क्या हमें 18 आवर लगेंगे। तो हम वेरी तो इन्हीं के बीच करेंगे, तो कितना वेरी कर सकते हैं हम 4 वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं और अब इसी तरह हम सारी एक्टिविटीज का कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जगह 4 इसका भी 4 आएगा, इसका 9 आएगा, 141। तो फिर हमारा दूसरा स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया। देन हमने क्या किया, हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया। अब वेरिएंस मैंने बताया, एक और मैं आपको बता रहा हूं कैसे होगा। जैसे हमको इसका वेरिएंस फाइंड करना है तो देखिए T3 कितना है, T3 हमारा 17 है, 17 है T3 माइनस T1 कितना है 5 है, अपॉन 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर होगा, इसका आएगा ये 12 बचेगा, 12 बाई 6 ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 हो जाएगी यानी 4। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने 2 चीजें कैलकुलेट की, एक बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट किया, दूसरा हमने कैलकुलेट किया है वेरिएंस। अब आगे बात करते हैं कि अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका यूज क्या है। रब करने के बाद अब हम देखेंगे जो हमसे पूछा गया था हम उसको सॉल्व, क्या कहा गया था, आर ड्रॉ अ पर डायग्राम एंड मार्क द क्रिटिकल पाथ। तो हमें पर डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम चाहिए होगा और हमें एक्टिविटीज चाहिए होंगी। तो सब हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखिए एक्टिविटीज क्या होता है, एक्टिविटीज में इसको हम इवेंट कहते हैं, ये इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है। 2 इवेंट मिला के एक स्टार्टिंग इवेंट है, एक एंड इवेंट है। किसी एक्टिविटी में 2 इवेंट होते हैं, एक स्टार्टिंग एक एंड, और 2 इवेंट मिला के क्या बनती है, एक एक्टिविटी बनती है। तो हमने जैसे हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम कभी पीछे नहीं आएंगे। आगे की तरफ मतलब कि क्या देखिए, अगर हमको कोई घर बनाना है, हमको कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, देन उसकी वॉल बनाते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि पहले वॉल बना ले देन उसकी फाउंडेशन बनाए। इसीलिए हम किसी भी प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, ये एक कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं और इसमें एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से कनेक्टेड रहती है और दूसरी बात इनका प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 1 से 2 में कितना टाइम लगा, 10 डेज। फिर दूसरा ये बता रहा है एक्टिविटी 1 से 3 9, 1 से 3 मान लो कितना लगा 9। हम आगे देखिए इसका कोई पैरामीटर नहीं है, हम कितना भी आगे की एक्टिविटी को खींच सकते हैं।
ये सोचे कि आप ये इसमें 10 डेज लगा, देखिए कुछ छोटे छोटे काम अगर हम कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो अगर हमको वॉल को खड़ा करना होता है तो वॉल दिखती बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम कम लगता है, लेकिन वही हमें जब छोटा छोटा काम और डिजाइनिंग या ये सब करना होता है तो उसमें काम दिखता कम है लेकिन उसमें डेज ज्यादा लग जाते हैं। तो इससे आप ये ना सोचिए कि 9 में इतना लंबा कर दिया, 10 में इतना छोटा कर दिया, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा देखते हैं 2 से 4। 2 से 4 दिया हुआ है, 2 से 4, 2 से 4 कितना दिया गया है, कितने डेज, 9 डेज दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है 2 से 5, 2 से 5 दिया गया है कितना, 7 डेज। देन आपसे कह रहा है 3 से 4। अब देखिए 3 से 4 कह रहा है तो हमको कभी क्या करना है, हमको हमेशा एक्टिविटीज को आगे मतलब इनसे हमेशा इस तरह बढ़ेंगे। देखिए यहां अगर हम 3 यहां रखते हम उल्टा जाते, इसलिए हम इसको यहाँ पे ये गलत हो गया था डायग्राम, तो हमेशा हमको आगे की तरफ बढ़ना है ना, तो 3 से 4 हम यहाँ आएंगे। 3 से 4 जब हम यहाँ आए तो हमारा कितना हुआ, 8 डेज लगा। देन हम बात करते हैं क्या, 3 से 5। अब 3 से 5 भी गया, 3 से 5 गया। देखिए हमारा देखिए रूल यही है सिंपल सा कि हमको आगे की तरफ बढ़ना है, हम कभी उल्टा नहीं आएंगे। फिर आपसे कह रहा है 4 से 5, 4 से 5 आपका दिया गया है, 4 से 5 की एक्टिविटी दी गई है। अब कितना हो गया, 11 डेज। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 को थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। 5 को अगर हम यहां कर देते हैं, आप इसको हमेशा बनाइएगा, हमेशा पेंसिल से बनाइएगा। पेंसिल से बनाने का ये फायदा होगा कि आपको जब भी इसको रब करेंगे तो आपका ये खराब नहीं लगेगा। देखिए अब 3 से 5 कितना था, 5 डेज, और 4 से 5 कितना था, 11 डेज। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक डायग्राम बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेटवर्क डायग्राम या पर डायग्राम भी कहते हैं। इसको नेटवर्क डायग्राम या पर डायग्राम भी डायग्राम कहते हैं। अब इसमें देखिए, अब ये आपका नेटवर्क डायग्राम तैयार हो गया। नेटवर्क डायग्राम हमने किसके हेल्प से बनाया, एक्टिविटी प्लस आपका बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम के बेसिस पे बनाया। इसमें देखिए कुछ दो चीज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं, इसको पर डायग्राम भी कहते हैं। इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। एक देखिए, जब भी हमारे एक इवेंट से दो चीजें निकल लेंगे, दो एक्टिविटी निकल लेंगे, तो उसको हम कहेंगे बर्स्ट इवेंट। और इसी तरह अगर जब हमारे एक इवेंट पे दो एक्टिविटी मर्ज हो रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मर्ज इवेंट। अब हम इसको एक्टिविटी, अगर हम इवेंट 1 पे देखते हैं तो दो एक्टिविटी निकल रही हैं। एक्टिविटी एक ये जा रही 10 डेज वाली 1 से 2, एक जा रही 1 से 3, यानी दो निकल रही, तो इसको बर्स्ट इवेंट कहेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 और 5 में 3 या 2 एक्टिविटी मर्ज हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मर्ज इवेंट कहेंगे। तो ये कुछ आपका क्या होता है, ये आपका बन गया नेटवर्क डायग्राम या पर डायग्राम। अब अगर आपसे कहते हैं आप क्रिटिकल पाथ इसमें मार्क करिए तो क्या होगा, तो क्रिटिकल पाथ मार्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबका टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए हमको स्टार्टिंग से एंड तक जाना है। हमको कहां से, स्टार्टिंग से एंड तक जाना है, और उसके कई सारे रास्ते हैं। तो हम वो रास्ते देखेंगे और उनका टाइम कैलकुलेट करेंगे। रास्ते देखेंगे और उनका टाइम कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से रास्ते हैं, किसके थ्रू हम जाते हैं। तो देखते हैं, अगर हम देखिए हम कैसे जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से डायरेक्ट 5 जा सकते हैं। चलो ये लिखते हैं, 1 से 2 गए, 1 से 2 गए, 2 से फिर 5 चले गए। ये भी एंड हुआ ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। तो इसमें हमारा टोटल टाइम कितना लगा, देखिए 10 प्लस 7, 17 लगा। दूसरा हम देखते हैं तरीका कैसे जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 3 से डायरेक्ट 5 जा सकते हैं। 1 से 3 जा सकते हैं, 3 से डायरेक्ट 5 जा सकते हैं। 1 से 3 कितना लगा, 9, 9 और 5, ये लगा हमारा 14। फिर हम देखते हैं और कौन से तरीके से, हम 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 4 जा सकते हैं, ठीक। देन हम 4 से 5 जा सकते हैं, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5। इसमें कितना टाइम लगेगा, 10 प्लस 9 प्लस 11 कितना हो गया, 20, 10, 30।
नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से जा सकते हैं। हम जा सकते हैं 1 से 9, 9 से 8, 8 से 11, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ये हम जा सकते हैं। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 से 3 9, 3 से 4 8 और प्लस 11, इसमें कितना टाइम लगा 29। तो जो वो रास्ता जिसमें मैक्सिमम टाइम लगता हो, वो रास्ता, वो पाथ जिसमें मैक्सिमम टाइम लगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो इसमें किसमें मैक्सिमम टाइम लग रहा है, ये जो 30 वाला है इसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें मैक्सिमम टाइम लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। और हमको कहा गया था मार्क द क्रिटिकल पाथ, तो हमारा क्रिटिकल पाथ को हम डार्क कर देंगे। देखिए क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ये जो पाथ है ये आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ है। आपके समझ में आया कैसे क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया गया, यानी मैक्सिमम टाइम लगे, ऐसा रास्ता जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक मैक्सिमम टाइम लगे, वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है। तो ये तो बात हुई हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें बताया गया है, अब हमें बताना है कि प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले हम इसमें जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो आपका दिया गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने मेरी क्लास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं देखी है तो इसको समझने के लिए आपको वो क्लास देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे हुई। तो इसमें क्या होता है, मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें मीन हम ये जो हमें मीन दी गई है वो हम लेंगे 32, म्यू जो हमने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया है 30 अपॉन एसडी। एसडी हमारा क्या होगा, एसडी हम इसको टोटल करेंगे, ये जो हमारा वेरिएंस आया था इसको टोटल करेंगे। तो इसको टोटल सबसे पहले करेंगे तो 4 4 8 9 17 18 18 32 33 8 17 18 22 23 और 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 32। 32 ये आपका क्या आया, ये आपका वेरिएंस आया। अब हम आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, एसडी पूछा है। तो अगर हम इसको एसडी निकालना हो तो हम 32 का अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट जब लेंगे तो हमारा 32 का वेरिएंस कितना आ जाएगा, 32 वेरिएंस इसका एसडी आ जाएगा 4.7। जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4.7। तो ये कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएंस निकाला था उसका टोटल करेंगे, उसका टोटल आया 32। अब 32 का हमको ये वेरिएंस है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसको रूट ले लेंगे। जब रूट ले लेंगे तो ये आ गया 4.7, ये हमारा एसडी हो गया। तो हम यहाँ पे रखेंगे एसडी को, एसडी कितना हो गया हमारा 4.7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2/4.7, हमारी वैल्यू आएगी 0.42। हमारी वैल्यू जो आएगी राउंड ऑफ करके 0.42 आएगी। इतनी आपकी जब वैल्यू आएगी, अब देखिए ये अभी हमने क्या किया, अभी हमने प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड की, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कर्व देखते हैं किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पे हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉर्मल कर्व, ये आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक। यहाँ पे आपका 0 होता है, ये एरिया आपका 0.5 जो कि पॉजिटिव होता है, ये एरिया आपका नेगेटिव होता है, ठीक। तो ये भी एरिया की वैल्यू 0.5 होती है। हमारी वैल्यू आई है पॉजिटिव 0.42। 0.42 पॉजिटिव यानी 0 के इसी तरफ कहीं होगी 0.42। 0.42 यहां हुई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये तो हमने ऐसे मार्क की है। अब हमको जेड की टेबल में 0.42 की वैल्यू देखेंगे।
तो वो जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आएगी, जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे जेड की टेबल में तो ये हमारी कुछ वैल्यू आएगी 0.1628, ये हमारी वैल्यू आएगी 0.1628। अब ये जो वैल्यू आई है अब इसका हम यूज करेंगे। अब हमको क्या कह रहा है ये चीज हम देखेंगे, कंप्लीटेड इन 32 वीक्स, यानी 32 वीक के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो जब हम अंदर की बात करते हैं तो इट मीन्स हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। मतलब अगर हम ग्रेटर की बात करते हैं, ग्रेटर की तो हम इस तरफ बढ़ते, अब हम अंदर की बात करें मतलब विद इन द कह रहे हैं तो हम इस तरफ जाएंगे। तो इस तरफ की हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो वैल्यू क्या होगी, देखिए ये जो पूरे, अब हमको इधर के पूरे एरिया की वैल्यू चाहिए, इधर के पूरे एरिया की वैल्यू चाहिए यहां से, क्योंकि इसके अंदर हमको कंप्लीट करना है। अगर इसके बाहर कंप्लीट करना होता तो हमको इस एरिया की वैल्यू चाहिए होती। तो हम इसको अंदर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 0.5 जो था, क्योंकि इतने एरिया की वैल्यू कितनी है 0.5, और इधर यहां से यहां तक की वैल्यू क्या क्या निकल के आई है 0.1628, 0.1628 ये वैल्यू आई। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6.6628। ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 32 वीक के अंदर कंप्लीट होगा। इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड किया, देन हमने फाइंड किया कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये हमारा प्रोजेक्ट इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर ली। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई और आपका मैंने क्रिटिकल पाथ बनाया, हमने वेरिएंस फाइंड किया, हमने देखिए क्या क्या फाइंड किया, हमने बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम निकाला, देन हमने उससे वेरिएंस निकाला। बेस्ट एस्टिमेटेड टाइम के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया क्या, हमने बनाया नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम से हमारी जो वैल्यू आई क्रिटिकल पाथ वाली, उसके बेसिस प्लस उसको लेके प्लस जो हमारा दिया गया था वो वैल्यू प्लस हमने जो एसडी निकाला, इनके बेसिस पे हमने जेड की टेबल से हमने एक वैल्यू निकाली जो आई हमारी 0.42 की वैल्यू हमने जेड की टेबल में देखी, उसकी वैल्यू आई जो, उससे हमने क्या किया, उससे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो टोटल हमको इतनी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार 2-3 क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ये चीज समझनी है, ये प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे निकाली, तो आप पहले मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की है। अदरवाइज आपको ये नहीं समझ में आएगा। आप केवल इतना ही समझ पाओगे कि ये हमने नेटवर्क डायग्राम तक आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद का आपको तभी समझ में आएगा जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला